Hello everyone. Today I will start with the lecture 3, which is solanaceous vegetable crops. So, what are solanaceous vegetable crops? Solanaceous vegetable crops are those crops which belongs to the family Solanaceae. हम इन्हें फ्रूट वेजिटेबल क्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि जनरली जो इनका जो एडिबल पार्ट रहता है या फिर जो प्लांट हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एडिबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। जैसे कि एग्जांपल में बात कहूँ टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, बेल पेपर। तो आज हम इन सारी क्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे कि टोमेटो का जैसे कि बोटेनिकल नेम है सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ब्रिंजल सोलेनम मेलंजिना, देन चिल्ली कैप्सिकम एनम वेराइटी हॉर्टेंस एंड बेल पेपर इज कैप्सिकम एनम वेराइटी ग्रॉसम। ओरिजिन की बात की जाए तो टोमेटो बिलोंग्स करता है पेरू से और मैक्सिको से। एंड देन ब्रिंजल का जो ओरिजिन है वो है साउथ ईस्ट एशिया यानी कि इंडियन ओरिजिन का है ब्रिंजल। देन चिल्ली और बेल पेपर जो है वो मैक्सिको और उनके सराउंडिंग एरियाज़ के जो सेंट्रल अमेरिका के एरियाज़ हैं वहाँ से बिलोंग करता है। क्रोमोसोम नंबर अगर सोलेनेसी फैमिली के वेजिटेबल्स की बात करें तो इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 24। सो इम्पॉर्टेंट है क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन और बोटेनिकल नेम। सो पुअर्स मैन ऑरेंज हम कहते हैं टोमेटो को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार JRF के एग्जाम में भी पूछा गया है। और पुअर मैन्स क्रॉप जो है हम ब्रिंजल को कहते हैं। जनरली इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहते हैं जो आपकी फ्रूट्स क्रॉप हैं ये फ्लैशी फ्रूट्स रहता है इनमें, और जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वार्म टेम्परेचर और एडिक्वेट मॉइस्चर जो है इम्पॉर्टेंट है इन क्रॉप्स के लिए। अगर इनके इम्पॉर्टेंस की बात की जाए तो जनरली जो टोमेटो है या फिर अदर सोलेनेशियस वेजिटेबल्स हैं वो एल्किलॉइड्स, ग्लाइको एल्किलॉइड्स और कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स में उनकी प्रेजेंस पाई गई है। तो ये न्यूट्रिशनली बहुत रिच हैं क्योंकि विटामिन A और C और इवन K का रिच सोर्स है। अगर फाइबर्स की बात की जाए तो फाइबर्स में भी बहुत रिच हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टोमेटो से। टोमेटो जो है इम्पॉर्टेंट क्रॉप है सोलेनेशियस वेजिटेबल की और वर्ल्ड में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंस है एज ए वेजिटेबल। टोमेटो का रैंक सेकंड है इम्पॉर्टेंस में आफ्टर पोटैटो। देन इट इज़ ग्रोन थ्रू आउट द वर्ल्ड इधर इन द आउटडोर्स और इंडोर्स। आउटडोर इंडोर की बात की जाए तो टोमेटो को जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में भी ग्रो किया जा सकता है और ओपन फील्ड कंडीशंस में भी ग्रो किया जा सकता है क्योंकि टोमेटो जो है वाइडर रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर हिमाचल प्रदेश में बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में इट इज़ कल्टिवेटेड एज एन ऑफ सीजन वेजिटेबल क्रॉप, यानी कि जिस सीज़न में इसे मेजरली ग्रो किया जाता है उसके अलावा भी इसे प्रोटेक्टेड कंडीशंस में ऑफ सीजन में लिया जा सकता है। तो एक हाई रेम्यूनरेटिव रिटर्न इस क्रॉप से हम गेन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एरिया और प्रोडक्शन की बात बताई गई है टोमेटो के। अब इम्पॉर्टेंस और यूजेस पे जाते हुए मैं बताना चाहूँगी कि इम्पॉर्टेंस जो है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और इसके जो यूजेस हैं, यूजेस यानी कि हम इसे रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं और कुक्ड फॉर्म में भी। अगर इसकी प्रोसेसिंग वैल्यू की बात की जाए तो जो टोमेटो का जो प्रोडक्ट है वो सूप, सॉस, जूस, केचप्स, प्यूरी, पेस्ट और पाउडर। टोमेटो जो है रिच सोर्स है विटामिन A, B और C का, क्योंकि ज़्यादा वाइटामिन कंटेंट होने की वजह से या फिर आप कह सकते हैं ये प्रोटेक्टिव फूड रहते हैं हमारा। तो रिच सोर्स है कलर्स और फ्लेवर्स का। जैसे मैंने बायोफ्लेवोनॉइड्स की बात कही थी कि ये जो फ्रूट्स हैं यानी कि जो ये फ्रूट वेजिटेबल्स हैं ये रिच सोर्स हैं बायोफ्लेवोनॉइड्स का, और इसका जो पल्प है और जूस है वो डाइजेस्टिबल होता है। तो फाइबर का कंटेंट भी अच्छा पाया जाता है और ब्लड प्योरीफायर की तरह काम करता है। बहुत सारे कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये कम्बैट करता है, जैसे कि माउथ और मैनी अदर कैंसर्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ जो कि कैंसर के अगेंस्ट फाइट करती हैं, यानी कि जितनी भी कार्सिनोजेंस रिलेटेड कंपाउंड्स रहते हैं तो वो जो कंपाउंड हैं
वो उनकी वैल्यू को, उनकी जो एक्टिविटी है उनको कम करता है। ये जो कंपाउंड्स रहते हैं जो जनरली टोमेटो में पाए जाते हैं और इनहिबिट करते हैं डेवलपमेंट को और ग्रोथ को। कैंसर के जो सेल्स हैं उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ को कम करते हैं। तो जैसे कि कुछ कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम न्यूट्रास्यूटिकल्स भी कहते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स की बहुत वैल्यू है अगर हम देखा जाए तो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ को लेके। वैसे ही इनमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ रहती हैं और ये जो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी वर्क करती है। तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं टोमेटो की, वो उनका क्या मतलब है, यानी कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग है कि ऐसा सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है और किसी भी तरह के इन्फेक्शन को होने से हमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचा रहा है। जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन अगर बैक्टीरिया, फंजाई या फिर वायरसेस के थ्रू हो सकता है। देन इट स्टिमुलेट्स द टॉपॉइड लीवर एंड इज़ गुड इन क्रोनिक डिस्पेप्सिया। तो बहुत सारे डिजीज़ेज़ हैं जो लीवर से रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं, उनको भी कंट्रोल करता है और बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है क्योंकि हमारे ये स्टमक और इंटेस्टाइन को गुड ऑर्डर में रखते हैं। अगर ब्रिंजल की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो सबसे पहले मैं बता दूं, वाइट ब्रिंजल, जो वाइट ब्रिंजल है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है और ब्रिंजल को आप कुक्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं और जनरली डिहाइड्रेशन इंडस्ट्रीज़ में ब्रिंजल का बहुत रोल है। ब्रिंजल का पिकल भी बहुत फेमस है और बहुत सारी रेमेडीज़ से हमें बहुत सारे, ये जो है ब्रिंजल जो है बहुत एक रेमेडी की तरह काम करता है क्योंकि रिच सोर्स है विटामिन ए और बी का। देन अबाउट द चिली की इम्पॉर्टेंस के ऊपर बात की जाए तो चिली बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है क्योंकि इसमें पंजेंसी पाई जाती है जो कि कैप्साइसिन या कैप्सेंथिन जैसे कंपाउंड्स की वजह से रहती है और बहुत सारे कलर्स अपीलिंग कंपाउंड रहते हैं चिली में। तो चिली की जो इम्पॉर्टेंस है वो फार्मास्यूटिकल वैल्यूज़ इसकी बहुत ज़्यादा है, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में चिली का बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है क्योंकि ये रिच सोर्स है र्यूटिन जैसे कंपाउंड्स का। तो र्यूटिन को हम जो है फार्मासिस्ट या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और रिच सोर्स है विटामिन ए और सी का, इसलिए ये प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स में या फिर प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पे कलर्स बताए गए हैं, रेड कलर जो है वो लाइकोपिन कंटेंट की वजह से रहता है, येलो कलर जो है वो कैरोटीनॉइड कंटेंट की वजह से रहता है और कुछ टैंजरीन कलर रहता है। जैसे कि कलर यहाँ पे मेंशन किया गया है हल्का सा जो आपका क्या आप कह सकते हैं ऑरेंज कलर, हल्का ऑरेंज कलर जो है वो प्रो लाइकोपिन कंटेंट की वजह से होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोमेटो का जो कलर है वो किस किस पिगमेंट की वजह से रहता है। देन चिली के अगर पंजेंसी की बात की जाए तो चिली में जो पंजेंसी है वो कैप्साइसिन की वजह से रहती है और बिटरनेस, अगर ब्रिंजल की बिटरनेस की बात की जाए तो सोलेसोडाइन कंपाउंड जो रहता है उसकी वजह से ब्रिंजल में जो बिटरनेस पाई जाती है, इसलिए ब्रिंजल को जो है कम से कम हम यूज़ करते हैं क्योंकि इस क्रॉप को अगर देखा जाए तो इसकी इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर सोलेनेशियस वेजिटेबल क्रॉप्स। क्योंकि ब्रिंजल जो है, अगर मैं बात करूँ वाइट ब्रिंजल, तो वाइट ब्रिंजल का ही बहुत ज़्यादा रोल है डायबिटिक पेशेंट्स के रिगार्डिंग। देन रेड कलर, अगर चिली या बेल पेपर की बात की जाए तो कैप्सेंथिन की वजह से रेड कलर रहता है और येलो कलर जो है वो बीटा कैरोटीन की वजह से रहता है। अब डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे जैसे कि कैप्सिकम बताए गए हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम हॉट पेपर की। हॉट पेपर जो है बहुत ज़्यादा पंजेंट है क्योंकि इसमें कैप्साइसिन जैसा एल्कलॉइड कंटेंट पाया जाता है जो कि जनरली इसके प्लेसेंटा में, अगर यहाँ से हम इसे काटते हैं या फिर इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा लोकेटेड रहता है तो वहाँ पर इस फ्रूट के प्लेसेंटा में ज़्यादा से ज़्यादा कैप्साइसिन कंटेंट पाया जाता है। तो इसलिए इसका पिकल्स में और एज अ स्पाइस हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इस क्रॉप की इम्पॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो रिच सोर्स है, जैसे कि मैंने बताया, विटामिन ए और सी का। देन स्वीट पेपर जिसे कि हम शिमला मिर्च के नाम से जानते हैं, तो आपने याद रखना है कि शिमला मिर्च यानी कि ऐसी स्वीट पेपर या फिर बेल पेपर। तो बेल पेपर इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि इसका बेल शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है और जनरली
3 to 4 लोब्स पाए जाते हैं और थिक इसका पेरिकार्प रहता है, इसलिए हम इसे एज ए वेजिटेबल ले रहे हैं। देयर आफ्टर पपरिका, पपरिका जो है माइल्ड इन टेस्ट में माइल्ड रहता है, स्लाइटली थोड़ा पंजेंट है एज कम्पेयर टू द स्वीट पेपर, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादातर सैंडविचेस या फिर पिकल्स या फिर आप कह सकते हैं कि फूड स्टफ में इस पपरिका का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। देन ग्रोथ हैबिट इन टोमेटो, टोमेटो की आप यहाँ देख सकते हैं 2 तरह की पिक्चर्स मैंने बताई गई हैं। तो ये जो आपकी ग्रोथ हैबिट है ये डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट है, और इस तरह की ग्रोथ हैबिट को टोमेटो की इस तरह की ग्रोथ हैबिट जो कि डायरेक्टली जिसमें कि इन्फ्लोरेसेंस जो है हर कॉन्टिन्यूसली ग्रो की जा रही है, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस हर एक तीसरे नोड पे इन्फ्लोरेसेंस आ रही है, तो इस तरह की जो ग्रोथ हैबिट है उसे इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट कहा जाएगा। तो इन्फ्लोरेसेंस के बीच में अगर इसे डिस्टिंग्विश किया जाए तो इन्फ्लोरेसेंस जो है ऑलमोस्ट हर एक नोड पे इन्फ्लोरेसेंस पाई जाएगी इन जो डिटर्मिनेट तरह की क्रॉप रहती है टोमेटो की। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए ये टोमेटो की क्रॉप है और यहाँ पे हर एक इंटरनोड पे इसकी इन्फ्लोरेसेंस दिखेगी, और ये जो टर्मिनल पॉइंट है, जब यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट पे इन्फ्लोरेसेंस पहुँचेगी तो ये सेल्फ टॉपिंग हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो फ्लावर क्लस्टर की फॉर्मेशन होगा वो बनना बंद हो जाएगा, तो प्लांट जो है पूरा का पूरा कंपैक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ऊपर प्लांट की ग्रोथ नहीं रहेगी। जबकि जो इनडिटर्मिनेट तरह की वैरायटी है यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक तीसरे नोड पे इन्फ्लोरेसेंस पाई गई है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगा मेन एक्सिस की तरफ, और इसमें फ्रूट सेटिंग जो है कॉन्टिन्यूस रहेगी जब तक कि फ्रॉस्ट से इसको किसी तरह की इंजरी ना हो जाए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ बताई गई हैं प्लेन्स के लिए टोमेटो की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोमेटो की वेराइटीज़ जो कि प्लेन्स के लिए बताई गई हैं, हिसार ललित, हिसार लालिमा, अनमोल, श्रेष्ठा, सोनाली, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, आप इस पिक्चर को क्लियरली देख सकते हैं। हाइब्रिड्स की बात की जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हाइब्रिड्स है, जैसे कि अर्कवर्धान, मेघाली, सोलन शगुन, सिंधुर्ग, सोलन गरिमा एंड कर्नाटका मंगला, बहुत सारे हाइब्रिड्स हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल है सीड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन कल्टीवार्स और हाइब्रिड्स विच आर सुटेबल फॉर द प्रोसेसिंग पर्पस, तो ये आपने याद रखना है कौन से हाइब्रिड्स जो है प्रोसेसिंग पर्पस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, यानी कि मार्केटिंग वैल्यू जिनकी सबसे ज़्यादा है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए किस तरह की वेराइटीज़ को यूज़ किया जा रहा है, और लो टेम्परेचर रेजिस्टेंट वेराइटी जैसे कि पूसा शीतल हाइब्रिड्स हैं। हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट जो है पूसा हाइब्रिड 1 है। बोथ हाई एंड लो टेम्परेचर वेराइटी जो है वो पूसा सदाबहार है। और फंक्शनल मेल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो कटराई हाइब्रिड 1 और 2 में फंक्शनल मेल स्टेबिलिटी पाई गई है। इसी तरह से ब्रिंजल की यहाँ पे कुछ सीरीज़ हैं और वेराइटीज़ वो हैं और कुछ हाइब्रिड्स बताए गए हैं। देन चिल्ली एंड देन बेल पेपर, तो आप इस पिक्चर को क्लियरली देख सकते हैं, इसमें कितनी तरह की वेराइटीज़ हैं मेंशन की गई हैं और कौन कौन सी वेराइटी है जो पर्टिकुलर एरिया के लिए सूटेबल है, तो उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेराइटीज़ को। Then the cultivars which are suitable for growing in हिमाचल प्रदेश, स्पेसिफिकली अगर हिमाचल प्रदेश कंडीशंस में बात की जाए तो टोमेटो के यहाँ पे कुछ कल्टीवार्स मेंशन किए गए हैं जो कि सुटेबल है हिमाचल प्रदेश की ग्रोइंग कंडीशंस के लिए। देन ब्रिंजल, देर आफ्टर बेल पेपर एंड चिल्ली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन कल्टीवार्स को जो कि हिमाचल प्रदेश की कंडीशंस के लिए बहुत ही सुटेबल है। अब इम्पॉर्टेंस में अगर सॉइल की बात की जाए तो सॉइल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इस तरह के क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि हमें जो है वेल ड्रेन्ड सॉइल की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल में अगर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है या फिर तो भी हमारी सॉइल्स जो हैं वो इस तरह की क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं रहेंगी, यानी कि वेल ड्रेन्ड सॉइल्स होनी चाहिए और फर्टाइल सॉइल्स रहनी चाहिए। पीएच की अगर बात की जाए तो पीएच जनरली एसिडिक पीएच ही इन क्रॉप की रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए होती है। तो यहाँ पे कुछ पीएच मेंशन बताई गई है कि 6 to 7 टोमेटो के लिए, 5.8 to 6.5 कैप्सिकम के लिए, देन 5.5 to 6.8 ब्रिंजल जैसी क्रॉप्स के लिए रिक्वायरमेंट है। जनरली अगर एसिडिटी की बात की जाए तो ज़्यादा एसिडिटी अगर रहेगी इन सॉइल्स में तो हम लाइमिंग कर सकते हैं, जिससे हम एसिडिटी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। चिल्ली जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव क्रॉप नहीं है सॉइल एसिडिटी के लिए। अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो थोड़ा मैं एब्स्ट्रैक्ट में बता दूं कि क्लाइमेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है फ्रूट की सेटिंग के लिए, पॉलिनेशन के लिए और सीड जर्मिनेशन के लिए। देन
फ्लावर फॉर्मेशन के लिए, फ्लावर क्लस्टर फॉर्मेशन के लिए। तो नाइट और डे टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये जो क्रॉप्स हैं ये सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल क्रॉप्स हैं फ्रॉस्ट को लेके, यानी कि अगर इन क्रॉप्स में ड्राई विंड्स रहती हैं तो ड्रॉपिंग ऑफ फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। तो वार्म सीजन की क्रॉप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोमेटो की। टोमेटो के अगर सीड जर्मिनेशन की, आपको याद रखना है सीड जर्मिनेशन से लेके फ्रूट सेटिंग तक के टेम्परेचर को। तो सीड जर्मिनेशन के लिए 15.5 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताया गया है और ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि अगर इन टेम्परेचर से बिलो जर्मिनेशन टेम्परेचर जा रहा है तो जर्मिनेशन नहीं होगी। देन फ्लावरिंग की बात की जाए, सबसे पहले सीड जर्मिनेशन की बात की, उसके बाद मैं फ्लावरिंग की बात कर रही हूँ। फ्लावरिंग के लिए आपने ध्यान में रखना है 21 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है फ्लावरिंग के लिए नेसेसिटी है। और नाइट टेम्परेचर जो है फ्रूट सेटिंग का नाइट टेम्परेचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि नाइट टेम्परेचर जैसे कि ऑप्टिमम नाइट टेम्परेचर की रेंज लगभग 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रेंज रहती है, यानी कि फ्रूट जो है फ्रूट की सेटिंग जो नहीं होगी अगर आपका जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस से कम चला जाए, यानी कि 13-14 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर अगर नाइट का टेम्परेचर चला जाए तो जो फ्रूट की फॉर्मेशन है या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रूट की सेटिंग टोमेटो में इनहिबिट हो जाएगी। सिमिलरली ब्रिंजल जो है इम्पॉर्टेंट है। ब्रिंजल में टेम्परेचर का रोल 21 से लगभग 29 डिग्री सेल्सियस अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की जाए। देयर आफ्टर अगर टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तब हम यहाँ से बात करेंगे। अगर 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए और 29 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो क्रॉप को क्या इफेक्ट हो सकता है। मतलब कि ग्रोथ और ईल्ड क्वालिटी की अगर बात करें, ग्रोथ, ईल्ड, क्वालिटी और फ्रूट्स की जो फॉर्मेशन है या फिर डिफॉर्म्ड फ्रूट्स जिन्हें आप कह सकते हैं, तो उस तरह की प्रॉब्लम ब्रिंजल में रह सकते हैं। यानी कि अगर टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है तो एक तो पॉलन की जर्मिनेशन नहीं होगी, दूसरा फ्रूट डेवलपमेंट भी नहीं रहेगी। तो ये जो है एक ब्रिंजल का अगर मैं एक इस तरह के इम्पॉर्टेंस की बात बताऊं कि इस क्रॉप की इम्पॉर्टेंस जो है ड्राउट एरियाज में है, क्योंकि ये टॉलरेट कर सकती है ड्राउट जैसी कंडीशंस को। देन चिल्ली और बेल पेपर, तो दोनों ही एक ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम क्रॉप्स हैं टोमेटो और ब्रिंजल से क्लाइमेट को लेके, क्योंकि टोमेटो और ब्रिंजल के जो टेम्परेचर है वो इसके टेम्परेचर से थोड़ा वेरी करता है, यानी कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है चिली और बेल पेपर की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। देन फ्रूट सेटिंग के लिए जो टेम्परेचर है वो लगभग 16 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और मैक्सिमम फ्रूट सेटिंग जो है 16 से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहेगी। बेल पेपर में अगर बात की जाए तो बेल पेपर में अगर टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे चला जा रहा है तो फ्रूट की जो सेटिंग है वो बिल्कुल ही इनहिबिट हो जाएगी। तो अगर चिली जैसी क्रॉप की बात की जाए जो कि रेनफेड एरियाज़ में जनरली ली जाती है, तो वहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन की जो वैल्यू है वो लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर की अगर प्रेसिपिटेशन की रेंज रहती है तो ये क्रॉप्स जो है बेटरली ग्रो कर सकती है। और अगर इससे ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है तो फ्रूट सेटिंग और रॉटिंग की प्रॉब्लम जनरली चिली में देखने को पाई जाती है। अब कुछ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की बात की जाए, यानी कि नर्सरी सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग टाइम की, तो नर्सरी सोइंग की अगर बात की जाए तो 3 तरह के सीजन्स को बताया गया है। सबसे पहले टोमेटो की बात करें तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में स्प्रिंग समर क्रॉप में हम इसे लेट नवंबर और मिड जनवरी में लेते हैं, क्योंकि वायरस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है स्प्रिंग समर सीजन में। देन ऑटम सीजन की क्रॉप्स जो है जुलाई टू अगस्त में ले सकते हैं। और ईस्टर्न इंडिया की बात की जाए, ओवरऑल इंडियन कंडीशंस की बात की गई है, तो आप यहाँ पे जो यानी कि जो सीज़न है और जो मंथ वाइज किस क्रॉप को कब कब ग्रो किया जाएगा, तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ईस्टर्न और साउदर्न इंडियन कंडीशन जो है फेवरेबल हैं, जहाँ पे ऑल द ईयर राउंड हम ब्रिंजल जैसी कल्टीवार और टोमेटो जैसी कल्टीवेशन को ग्रो कर सकते हैं। चिल्ली जो है जनरली रेनी सीजन की क्रॉप है, यानी कि जून टू अक्टूबर जो है बेस्ट टाइम रहता है चिल्ली के लिए। और बेल पेपर बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता, इसलिए जून टू फरवरी जो है बेस्ट टेम्परेचर है बेल पेपर की क्रॉप की ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए। अब कुछ हिमाचल प्रदेश की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली बात की जाए नर्सरी सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग की, तो इस चार्ट से आप क्लियरली देख सकते हैं कि पॉली हाउस में कब हम टोमेटो की क्रॉप को ले सकते हैं। यहाँ पे दोनों में मैं बता दूँ डिफरेंस कि लो हिल्स, मिड हिल्स,
और हाई हिल्स, क्योंकि वेरिड एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस होने की वजह से जो टोमेटो की क्रॉप है या फिर आप अदर क्रॉप्स जिनकी यहाँ पे बात की गई है, जो सोलेनेशियस फ्रूट वेजिटेबल्स हैं उनकी बात करूँ तो उन्हें अलग अलग टाइम पीरियड पे लिया जा सकता है, according to their growth habit, according to their tolerance to temperature or according to the tolerance to rainfall conditions. उसी तरह से ब्रिंजल के यहाँ पे कुछ बताया गया है कि किस तरह से नर्सरी सोइंग और उनकी जो ट्रांसप्लांटिंग का टाइम कब रहता है, और वैसे ही चिल्ली का। तो आप इसे एक बार ध्यान में रख सकते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप को किस किस सीज़न में लिया जा रहा है और कब उसकी नर्सरी ग्रो की जा रही है और कब उस क्रॉप की ट्रांसप्लांटिंग की जा रही है। कुछ पॉली हाउस की कंडीशंस की भी बात की गई है। देन सॉइल प्रिपरेशन और ट्रांसप्लांटिंग। सॉइल प्रिपरेशन यानी कि जब भी आप इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे पहले ग्रोइंग कंडीशंस की अगर मैं बात करूं तो ग्रोइंग कंडीशंस में आपका क्लाइमेट रहता है। उसके बाद सॉइल की बात की जाए जो कि ग्रोइंग मीडिया है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉइल की प्रॉपर टर्निंग की जाए, प्रॉपर प्लोइंग की जाए, यानी कि लैंड लेवलिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल प्रिपरेशन में अगर बात की जाए तो जनरली रेज्ड बेड की कंडीशंस को हम रेज्ड बेड की कंडीशंस में ही इन तरह के क्रॉप्स को लेना हम बेटर समझते हैं, क्योंकि जो सोलेनेशियस वेजिटेबल्स हैं इनमें बैक्टीरियल विल्ट या बैक्टीरिया से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम जो कि मीडियल कंडीशंस में पाई जाती हैं। तो जैसे कि बैक्टीरियल विल्ट जो कि सोलेनम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, बैक्टीरियल विल्ट जो कि रॉल्स्टोनिया सोलेनेसिडम से की वजह से रहती है। तो अगर इस तरह की बीमारियों को रोकना है तो जो सोलेनेशियस वेजिटेबल्स हैं इन्हें रेज्ड बेड पे ग्रो किया जाए तो बेटर रहेगा। देन ये कुछ वेराइटीज़ हैं जिनका सीड रेट बताया गया है, जैसे कि टोमेटो के लिए ओपन फील्ड पॉलिनेटेड में और हाइब्रिड्स के लिए किस तरह का सीड रेट है। तो आप एक बार देख सकते हैं कि टोमेटो की क्रॉप के लिए हाइब्रिड का जो सीड रेट है वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू ओपन फील्ड कंडीशंस। उस तरह से अगर स्पेसिंग की बात की जाए तो सबसे पहले हमने कितने जो सीडलिंग्स हैं उन्हें लगभग कब ट्रांसप्लांट करना है, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो लेंथ है सीडलिंग की वो लगभग 8 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ रहनी चाहिए और 5 to 6 ट्रू लीव्स रहने चाहिए जब भी हम स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, इस तरह की क्रॉप्स की ट्रांसप्लांटिंग की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बुश टाइप वेराइटीज़ यानी कि जो डिटर्मिनेट टाइप की वेराइटीज़ हैं उनके लिए स्पेसिंग की बात की गई है और इनडिटर्मिनेट के लिए स्पेसिंग की बात की गई है। जनरली इनडिटर्मिनेट वेराइटीज़ को आप पॉली हाउस कंडीशंस में ही ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की बात की, क्योंकि मैन्योर और फर्टिलाइजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्रोथ, नरिशमेंट और डेवलपमेंट के लिए। किसी भी प्लांट के स्टेचर को प्रॉपर डेवलप होना है तो FIM, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, इन कंपाउंड्स का होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बताया गया है कि FIM की कितनी डोज रहती है, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग वेराइटीज़ के अकॉर्डिंगली, और पोटाशियम की। देन प्लांटिंग टाइम के अकॉर्डिंगली फुल डोज हम FIM और फॉस्फोरस की देंगे टोमेटो में, और 1/3 नाइट्रोजन और 1/3 पोटाशियम प्लांटिंग के टाइम। उसके 1 महीने के बाद 1/3 डोज हम नाइट्रोजन की देंगे और आफ्टर 2 मंथ्स 1/3 नाइट्रोजन और हाफ डोज ऑफ पोटाशियम। उसी तरह से ब्रिंजल और चिल्ली में भी बताया गया है, जबकि यहाँ पे जो है हम 1/2 जो है नाइट्रोजन की डोज को प्रोवाइड करेंगे जब प्लांटिंग करेंगे, और 1/4 जो है आफ्टर 1 मंथ और 1/4 आफ्टर 2nd मंथ। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन क्रॉप्स के लिए, क्योंकि होता क्या है कि जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो ज़्यादातर इन क्रॉप्स में पाए जाते हैं, क्योंकि कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से या तो नेक्रोसिस जैसी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, क्रैकिंग, और जैसे जिंक की एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि pH का प्रॉब्लम रहता है सॉइल्स में। जनरली ज़्यादा एसिडिटी की अगर तरफ अगर सॉइल्स जा रही हैं तो उन्हें लाइमिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, और बोरोन की डेफिशिएंसी से ग्रोथ की रिडक्शन हो सकती है, रूट ग्रोथ की, ब्रिटलिंग हो सकती है लीव्स की। तो बोरोन, जिंक और मैंगनीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स की बहुत सारी डेफिशिएंसीज को कंप्लीट करते हैं। देयर आफ्टर इंटरकल्चर एंड वीड कंट्रोल। सो इन टोटल अगर बताया जाए तो
हैंड वीडिंग जो है इनिशियल स्टेजेस में काम करती है इन तरह की क्रॉप्स के लिए, बट अगर लेटर स्टेजेस में जैसे कि ओपन फील्ड कंडीशन में बात की जाए ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्या होता है कि वीड्स जो है एकदम से फ्लरिश कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं और मेन क्रॉप के साथ कॉम्पीट करने लगते हैं। तो एलाक्लोर जैसे अगर हम कुछ वीडिसाइड्स की बात करें तो एलाक्लोर ये आपको कुछ कंसंट्रेशन बताई गई है कि इस कंसंट्रेशन में कैसे वाटर में मिक्स करना है। 4 लीटर पर हेक्टेयर 750 लीटर वाटर में अगर मिक्स कर रहे हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं जनरली ब्रॉड लीफ वीड्स के लिए। उसी तरह से पेंडीमेथलिन, फ्लूक्लोरालिन और बहुत सारे ऐसे हर्बिसाइड्स हैं, ऐसे वीडिसाइड्स हैं जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, या फिर जिन्हें कि आप प्री एमरजेंस और पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड्स के नाम से जान सकते हैं। देन इरिगेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर केयरफुल इरिगेशन की जा रही है इस क्रॉप में राइट टाइम पे, तो सफिशिएंट इरिगेशन के साथ हम एक अच्छा क्रॉप को ले सकते हैं। तो अगर ओवर वाटरिंग कर रहे हैं तो मैंने बताया कि बैक्टीरियल विल्ट या फिर फिजोरियम विल्ट जैसी प्रॉब्लम्स रहती हैं क्रॉप में। तो कब कब हमने इरिगेशन करना है और कितनी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, 100 से 110 सेंटीमीटर इरिगेशन की वाटर रिक्वायरमेंट रहती है ब्रिंजल में। और जनरली फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट की स्टेजेस जो है इरिगेशन के लिए क्रिटिकल मानी गई हैं। अगर इरिगेशन में थोड़ा सा डिले हो रहा है टोमेटो की क्रॉप में तो फ्लावर की जो डेवलपमेंट है वो अरेस्ट हो जाएगी, यानी कि फ्लावर डेवलपमेंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगी नेक्स्ट डेज के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो उससे होगा क्या कि हमारी जो क्रॉप है वो हमें उसका जो प्रोड्यूस है वो हमें थोड़ा लेट मिलेगा, और हो सकता है कि जो फ्रूट का ग्रोथ है और फ्रूट का साइज़ है उसमें प्रॉब्लम हो, वो कम बने, और या फिर वो जितना डिज़ायरेबल है उस स्पेसिफिक वेराइटी का उतना ना बने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है इरिगेशन पर्सपेक्टिव से। देन यूज़ ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन्स सबसे पहले हम बात करते हैं टोमेटो की। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं GA3 जो कि 50 से 100 ppm तक अगर फ्लावर क्लस्टर के में कर रहे हैं हम स्प्रे, तो फ्रूट सेटिंग को एडवांस करेगा। देन सीडलिंग्स को अगर सोक कर रहे हैं NA में जो कि 0.1 ppm बताया गया है, तो फ्रूट की जो सेटिंग होगी या फिर अर्लीनेस आप कह सकते हैं, यील्ड इम्प्रूव हो जाएगी इन टोटल। देन ब्रिंजल में 2,4-D का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत बार JRF के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 2,4-D की कंसंट्रेशन ब्रिंजल में कितनी रहनी चाहिए। 2 ppm कंसंट्रेशन रहनी चाहिए ताकि ब्रिंजल में फ्रूट सेटिंग की परसेंटेज को इम्प्रूव किया जाए। और फ्रूट सेटिंग की परसेंटेज तब इम्प्रूव होगी जब हम इतने परसेंट पे यानी कि इतने ppm पे इन तरह के वेराइटीज़ में, इन तरह के फ्लावर्स में अगर हम ये क्रॉप को ले रहे हैं, इस क्रॉप में स्प्रे कर रहे हैं। देन NA का रोल, उसी तरह से NA और PCPA का रोल भी बताया गया है फ्रूट सेटिंग के लिए। देर आफ्टर चिल्ली में अगर NA का स्प्रे हम कर रहे हैं 50 ppm पर प्लानोफिक्स एट द रेट ऑफ 10 to 20 ppm और ट्राइकोंटानोल, तो इस तरह के अगर ग्रोथ हार्मोन्स या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का हम यूज़ कर रहे हैं ब्लॉसमिंग स्टेज पे, तो फ्रूट सेटिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर। अब फ्लावर टाइप्स की बात करें ब्रिंजल में, जैसे कि मैंने 2,4-D का रोल बताया कि 2,4-D अगर 2 ppm में हम ब्रिंजल में यूज़ कर रहे हैं तो उससे फ्लावर और फ्रूट सेटिंग जो है आपकी अच्छी होगी, क्योंकि ब्रिंजल में 3 तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। जनरली 3 तरह के होते हैं, जैसे कि ट्रू शॉर्ट, स्यूडो शॉर्ट और लॉन्ग स्टाइल। मीडियम स्टाइल की बात मैं बाद में बात करूंगी, क्योंकि ट्रू शॉर्ट स्टाइल में क्या रहता है कि ओवरी जो है बिल्कुल रूडिमेंटरी रहती है, यानी कि स्टिग्मा जो है बिल्कुल बेस पे रहेगा, एंथर पे, और वहाँ पे कोई भी फ्रूट सेटिंग की संभावना नहीं रहेगी। देयर आफ्टर स्यूडो शॉर्ट स्टाइल, यहाँ पे ओवरी को जो है वो वेल डेवलप नहीं रहेगी, रूडिमेंटरी ओवरी होगी और फ्रूट सेटिंग जो है बिल्कुल कम रहेगी। तो इन तरह की अगर फ्लावर्स में ग्रोथ रेगुलेटर्स को अप्लाई किया जा रहा है तो फ्रूट सेटिंग को एनहांस किया जा सकता है। देन लॉन्ग स्टाइल में ओवरी का साइज प्रॉपर रहता है, जैसा कि नॉर्मल फ्रूट की जो डेवलपमेंट है वो लॉन्ग स्टाइल और मीडियम स्टाइल फ्लावर्स में पाई जाती है। तो ये कुछ फ्लावर के टाइप्स थे ब्रिंजल में। अब हम हार्वेस्टिंग की बात करते हैं कि टोमेटो के जो फ्रूट्स हैं उन्हें हम कब कब हार्वेस्ट करेंगे, कौन सी स्टेजेस पे हार्वेस्ट करेंगे, किस पर्पस के लिए हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा हार्वेस्टिंग का। तो सबसे पहले इमैच्योर ग्रीन स्टेज पे जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि फ्रूट का एक्चुअल कलर डेवलप नहीं हुआ है,
तो इस तरह की हार्वेस्टिंग हम करेंगे जनरली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। देन मैच्योर ग्रीन स्टेज, मैच्योर ग्रीन स्टेज में जो कैलिक्स होगा वो रिमूव किया जाएगा और जो फुली ग्रोन फ्रूट्स होंगे वहाँ से लाइट ग्रीन कलर का जो ब्लॉसम देखने को मिलेगा या फिर येलोइश ग्रीन कलर का ब्लॉसम देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो मैच्योर ग्रीन फ्रूट्स होंगे वो मार्केट की डिमांड को लेके हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हार्वेस्ट करेंगे। देयर आफ्टर वो इम्पॉर्टेंट स्टेज है ब्रेकर स्टेज, डेट इज टर्निंग स्टेज, यानी कि जब ब्लॉसम एंड जो है वो पिंक कलर का हो जाएगा, लगभग 1/4 हिस्सा जो है फ्रूट का ब्लॉसम एंड से पिंक कलर का रहेगा, तो उसे टर्निंग स्टेज कहेंगे। तो इस तरह के जो फ्रूट्स हैं वो जनरली लोकल मार्केट के लिए हार्वेस्ट किए जाते हैं। देन पिंक स्टेज, पिंक स्टेज का मतलब है यानी कि जब हम टोमेटो के फ्रूट को जो कि लगभग 3/4 हिस्सा जो है टोमेटो के फ्रूट का पिंक कलर का हो जाएगा तो उसे पिंक स्टेज कहेंगे। देन हार्ड राइप स्टेज, हार्ड राइप स्टेज मतलब कि जब टोमेटो का फ्रूट नियरली रेड रहेगा और पिंक होगा और उसकी जो फ्लैश है वो फर्म रहेगी। ओवर राइप, ओवर राइप जो है डिपेंड करता है कि फ्रूट का जो प्रोडक्ट है या फिर जब हम प्रोसेसिंग के लिए उस फ्रूट को यूज़ कर रहे हैं तो हम ओवर राइप स्टेज में फ्रूट को हार्वेस्ट कर सकते हैं। हियर आर सम ब्रिंजल कल्टीवार्स। सो ब्रिंजल, चिल्ली और कैप्सिकम को कब कब हम हार्वेस्ट करेंगे? ब्रिंजल जब एक प्रॉपर शेप या फिर एक गुड साइज अटेन कर लेगा, जैसे कि लश्यर कलर ब्रिंजल का अगर देखेंगे या फिर उसकी ग्लॉसी अपीयरेंस को देख सकते हैं, तभी हम ब्रिंजल को हार्वेस्ट करने के ध्यान देंगे। देयर आर चिली, चिली में 3 तरह के चिली हम है कि कितनी टोमेटो की ईल्ड रहती है, कितने ब्रिंजल की है, चिल्ली की और देन बेल पेपर की, और कुछ पैकेजिंग मटेरियल्स है अकॉर्डिंग टू द क्रॉप। और टेम्परेचर जो है राइप फ्रूट के लिए लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 10 दिन के लिए हम फ्रूट्स को ईजिली हार्वेस्ट कर सकते हैं और ईजिली उसको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रिंजल की बात की जाती है कि ब्रिंजल में वैक्सिंग अगर हम कर रहे हैं तो है, यानी कि 2 तरह के जो सीड्स रहते हैं, फर्स्ट वन इज़ फाउंडेशन सीड, सेकंड वन इज़ सर्टिफाइड सीड। फाउंडेशन सीड के लिए जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर रहता है, तो आपने ध्यान में रखना है फाउंडेशन सीड का डिस्टेंस और सर्टिफाइड सीड का डिस्टेंस। और ईल्ड्स जो है लगभग राउंड फ्रूटेड वेराइटीज़ की 125 से 150 तक और लगभग 70 से 100 kg ऑब्लॉन्ग वेराइटीज़ की टोमेटो में जो है ईल्ड रहती है। कुछ मेथड्स बताए गए हैं जैसे कि सीड एक्सट्रैक्शन के मेथड और फर्मेंटेशन के मेथड। तो सीड एक्सट्रैक्शन और जूस और सीड एक्सट्रैक्शन के लिए ब्रीफली मैं बता दूं कि जो जूस के लिए अगर हम वेराइटीज़ को प्रोसेसिंग टाइप की वेराइटीज़ को ले रहे हैं तो वहाँ से हमने सीड को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, यानी कि सीड को सेपरेट करना है। उसके बाद हमने सीड कंपनीज़ में कुछ मेथड्स को फॉलो करना है। सबसे और जो उसका एंटायर मास होगा उसको लगभग 24 से 72 घंटे तक हम उसको फर्मेंट होने देंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो कि आप रूम टेम्परेचर कह सकते हैं। फिर होगा क्या कि जो फ्लैश होगी वो टॉप पे फ्लोट हो जाएगी और सीड जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम में। तब हम उसको फर्मेंटेड मास को क्लीन और सीड को क्लीन करेंगे फ्रेश वाटर के साथ और ड्राई करेंगे। या अगर 24 से 72 घंटे से ज़्यादा फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है तो सीड की जो क्वालिटी है या फिर सीड जो है डैमेज हो सकता है बहुत सारी फंगल डिजीजेस से।
देर आफ्टर AC ट्रीटमेंट एंड एल्कली ट्रीटमेंट। AC ट्रीटमेंट के लिए HCl एट द रेट ऑफ 75 to 100 ml पर 12 kg ऑफ मटेरियल, एंड एल्कली के लिए जो ओवरनाइट हम इसको मटेरियल को रखेंगे, जो भी हमारा फ्लैश और सीड का मटेरियल होगा, और लगभग वॉशिंग सोडा में 300 ग्राम 4 लीटर एल्कली मेथड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सीड को। देर आफ्टर ब्रिंजल सीड प्रोडक्शन। ब्रिंजल जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, यानी कि नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन इस क्रॉप में हो सकती है इंसेक्ट्स के थ्रू। तो आइसोलेशन डिस्टेंस 50 से 100 मीटर का रहेगा। दो वेराइटीज ब्रिंजल को व्यू से, तो जब फ्लैश का जो कलर है वो लगभग ब्राउन हो जाएगा, और तब हम उससे हम सोक करेंगे जब तक कि सीड जो है सेपरेट ना हो जाए पल्प से। फिर पूरे के पूरे मटेरियल को ओवरनाइट रखेंगे, और फिर ओवरनाइट रखने के बाद जो सीड होगा या फिर सीड के साथ जो वाटर होगा उसे हम जो जैसे कि आप वेस्ट वाटर कह सकते हैं, या फिर जो बिल्कुल क्लीन वाटर होगा उसके साथ सीड्स को क्लीन करेंगे। देन कैप्सिकम में आइसोलेशन डिस्टेंस 200 मीटर है और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो एक कंसिडरेबल एक्सटेंट तक इसकी जो है हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं सीड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के साथ जो है सोलेनेशियस वेजिटेबल्स की जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस थी, उनकी इम्पॉर्टेंस थी, उसकी बात मैंने यहाँ पे इस लेक्चर में बताई। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिजीज़ की और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की जो कि सोलेनेशियस वेजिटेबल्स के साथ रिलेट करते हैं। थैंक यू एवरीवन।